आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसे हम लोग हिंदी में वैद्युत रसायन के नाम से जानते हैं। वैद्युत रसायन यह एक फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसको हम लोग भौतिक रसायन कहते हैं, चैप्टर है। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं, दूसरा चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ते हैं, और यह तीसरा चैप्टर है, तीसरा एक्सरसाइज है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके लिए हम कुछ बेसिक आपको बता देते हैं सिलेबस के बारे में। हम जानते हैं केमिस्ट्री, जिस तरह से आप जानते हैं कि मैथ में आप अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, ट्रिगोनोमेट्री, कैलकुलस, अलग अलग पार्ट में उसको हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं। उसी तरह से केमिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। केमिस्ट्री को 3 पार्ट में, इसको आपको नोट नहीं करना है, समझने के लिए हम बता दे रहे हैं। केमिस्ट्री को 3 पार्ट में, एक पार्ट फिजिकल केमिस्ट्री, बहुत सारे लोग जानते होंगे फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा जो लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री को हम लोग भौतिक रसायन के नाम से जानते हैं। इनऑर्गेनिक को हम लोग अकार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं। ऑर्गेनिक को हम लोग कार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं। तो हम लोग फिलहाल फिजिकल केमिस्ट्री में जो है एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें भी 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने होते हैं। पहले आपने पढ़ा है सॉलिड स्टेट, सेकेंड चैप्टर आप पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन। अब हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जी। अभी हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में ही हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में आगे बढ़ते हैं। चलिए जरा इसको हम लोग पहले इरेज कर लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं किसे, इसका डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं। जैसा कि आपको नाम से पता चलता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैसा रसायन जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, उसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो यह एक फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है। फिजिकल केमिस्ट्री का यह एक ब्रांच है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, और उन दोनों के को रिलेशन के बारे में स्टडी करते हैं। उसी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। हिंदी में भी हम बोल दे रहे हैं भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा तथा उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग वैद्युत रसायन कहते हैं। चलिए इसका हम लोग परिभाषा लिखते हैं, पॉइंट दे दीजिएगा।
वैद्युत रसायन। आप लोग नोट करते चलिएगा। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री का डेफिनेशन इसे कहते हैं। चलिए लिखिए। पहले हम हिंदी में लिख देते हैं, फिर इंग्लिश भी लिख देंगे। भौतिक रसायन, जिसको हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं, कि वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और रासायनिक ऊर्जा इसे हम लोग केमिकल एनर्जी के नाम से जानते हैं, तथा उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उसे वैद्युत रसायन कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। जी, अब इसका इंग्लिश भी हम लिखा देते हैं, इसको ऊपर हम कर देते हैं। चलिए, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री the branch of physical chemistry that deals with the study of electrical energy, chemical energy and their correlation, पारस्परिक संबंध, correlation are known as electrochemistry। चलिए, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन हो गया। जैसा कि हमने अभी बतलाया आपको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो शब्दों से मिलकर के बना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। यहाँ अब हम लोग केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी हम लोग सीखेंगे, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसके लिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसको समझना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो ये चैप्टर समझ में नहीं आए। तो 11 क्लास में आप पढ़े होंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रिडॉक्स रिएक्शन हम जानते हैं किसे कहते हैं, जो पढ़ चुके हैं वो ठीक है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक सीखेंगे। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण, अवकरण। तो हम लोग आज थोड़ा रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए लिख देते हैं, रिडॉक्स
रिएक्शंस। ये अभी आपका चैप्टर समझ लिए कि शुरू नहीं होता है, उसको पढ़ाने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स सिखा रहे हैं, उसको सीखना जरूरी है। इसको हम लोग हिंदी में अपचयोपचय अभिक्रिया कहते हैं। अपचयोपचय अभिक्रियाएं, हिंदी में इसे हम लोग एक और नाम देते हैं ऑक्सीकरण, अवकरण अभिक्रियाएं। जी, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो हम लोग ऑक्सीकरण किसको कहते हैं, अवकरण किसको कहते हैं, उसके बारे में भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीकरण के बारे में सीखेंगे। ऑक्सीकरण सीखेंगे, अवकरण सीखेंगे, उसके बाद हम लोग फ्रीडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं उसके बारे में सीखेंगे। ऑक्सीकरण, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एडिशन है ना, ऑक्सीडेशन नाम से पता चलता है, ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एडिशन होगा इसमें। तो हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, ध्यान रखिएगा, जहां ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो वहां हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। इसको हम लोग हिंदी में भी लिख लेते हैं, ऑक्सीजन का संयोग। एडिशन का मतलब होता है जुड़ना, संयोग। जब ऑक्सीजन का संयोग होगा तो वहां हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, रिमूवल, तथा हाइड्रोजन का निष्कासन। तो वैसा कोई भी रिएक्शन में अगर आप देखिएगा कि ऑक्सीजन जाके जुड़ रहा है तो हम उसको बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर हाइड्रोजन रिमूव भी हुआ है तब भी हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ है। और हम लोग ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, ये पुरानी परिभाषा है, ओल्ड है, लेकिन अब हमको इसके बारे में जानना जरूरी है। ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने के लिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर किसी एलिमेंट से या फिर स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, त्याग होता है, तब भी हम उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। लॉस को हम लोग कह सकते हैं निकल जाना, वहां से त्याग हो जाना। तो हम इसको कहते हैं हिंदी में इलेक्ट्रॉन का त्याग, रिमूवल, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीकरण में आपको फिलहाल दो चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग अवकरण के बारे में थोड़ा सीख लेते हैं। अवकरण क्या है? अवकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में रिडक्शन के नाम से जानते हैं। रिडक्शन जस्ट ऑक्सीडेशन के अपोजिट। अभी हम लोग देखे थे ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन यहां पे उल्टा हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जस्ट अपोजिट।
इसका हिंदी भी लिख सकते हैं आप। हाइड्रोजन का संयोग तथा हाइड्रोजन का संयोग तथा ऑक्सीजन का निष्कासन, रिमूवल। वहाँ पे हम लोग देखे थे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखे थे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहाँ पे त्याग हुआ था, यहाँ पे गेन का मतलब वो ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। ठीक है, ये सब बेसिक चीज है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने के लिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ने के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चलिए आइए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का त्याग। कैसे होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग? हम जानते हैं सोडियम के बारे में। सोडियम एक मेटल है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होती है। सोडियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम एक मेटल है, हम जानते हैं मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, उनकी जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की होती है। तो यहाँ से सोडियम लॉस करता है 1 इलेक्ट्रॉन का, इस 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब जाहिर सी बात है, जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा तो यहाँ से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाएगी 28 हो जाएगा, और इसने तो 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है। अगर हम बात करें यहाँ से कि जब सोडियम एलिमेंट था, न्यूट्रल था, तो उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं जी? P फॉर प्रोटॉन। प्रोटॉन पे चार्ज आपको पता होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होता है। आप बेसिक क्लास में पढ़ते हैं कि जो उसकी एटॉमिक नंबर होती है वही उनकी प्रोटॉनों की संख्या होती है। जितना एटॉमिक नंबर, जितना परमाणु संख्या, उतना ही उसका प्रोटॉन की संख्या होती है। तो प्रोटॉन की संख्या कितना होगा? 11। और किसी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? सेम होती है जी। अब जब हम लोग लॉस करा देंगे, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटॉन भी 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है। प्रोटॉन का तो लॉस नहीं ना हुआ है, प्रोटॉन तो 11 ही है, राइट साइड भी प्रोटॉन 11 है। प्रोटॉन पे जानते हैं पॉजिटिव चार्ज। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन 1 निकल गया, 11 था, तो अब कितना बचेगा? 10 बचेगा। अब यहाँ से आपको ध्यान ये देना है कि प्रोटॉन ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है? तो प्रोटॉन ज़्यादा है जी। कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। तो 1 ज़्यादा है तो प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? प्लस चार्ज। तो 1 पॉजिटिव चार्ज हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया इसका। तो इस तरह से ये ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग इसको एग्जाम्पल दे सकते हैं कि यह ऑक्सीडेशन हुआ। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको बताया गया है कि ऑक्सीडेशन कहलाता है। यहाँ क्या हो गया है? सोडियम का ऑक्सीडेशन। सोडियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और भी आप यहाँ से देख सकते हैं एग्जाम्पल। चलिए इसको एग्जाम्पल हम नंबर 1 कर देते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एग्जाम्पल नंबर 1। दूसरा एग्जाम्पल, हम अगर मैग्नीशियम के बारे में बात करते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 282। आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा जी? लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी प्रोटॉन कितना है?
12, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, किसी न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होते हैं, तो प्रोटॉन भी 12। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो देखो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अब 2-8 हो जाएगा, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया है। प्रोटॉन का तो लॉस नहीं हुआ, प्रोटॉन 12 का 12 ही होगा। इलेक्ट्रॉन एक यहाँ से 2 लॉस होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पहले था 12, अब तो कितना बचेगा 10। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रोटॉन 12 है, इलेक्ट्रॉन 10 है, मतलब प्रोटॉन ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो 2 प्रोटॉन ज़्यादा है। प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज होता है, तो पॉजिटिव, तो इसलिए हम इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज डाल देते हैं। इसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे मेटल्स होते हैं जो कि हमेशा इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, ठीक है ना। एल्युमिनियम का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13283। क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ प्रोटॉन 13, इलेक्ट्रॉन 13। एल्युमिनियम अभी हम लिख देते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8। प्रोटॉन का लॉस नहीं हुआ है, प्रोटॉन 13 ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब 3 निकल गए हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से, तो प्रोटॉन ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है पॉजिटिव होता है, और हम इसलिए यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज डाल देते हैं। तो ये भी यहाँ पे ऑक्सीडेशन बतलाता है, ऑक्सीडेशन हुआ है। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है जी, एल्युमिनियम का। यहाँ मैग्नीशियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीकरण जिसको आप कहते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन का कुछ एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग रिडक्शन का कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे, जिसमें हम लोग कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। जैसा कि आप जानते हैं धातु जो होते हैं, मेटल जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, जबकि अधातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। अभी ऊपर में हमने जो भी एग्जाम्पल लिया था वो सारे के सारे मेटल्स थे, अब हम जो भी लेंगे वो नॉन मेटल्स होगा। देखिए, मान लिया जाए हम एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीन, एग्जाम्पल नंबर 1। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17287। आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा जी, गेन करेगा, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन कितना है, 17, इलेक्ट्रॉन कितना है, न्यूट्रल एटम में जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। जब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो 2, 8, अब आउटर सेल में 8 हो गया। प्रोटॉन का गेन थोड़ी ना हुआ है, प्रोटॉन तो 17 ही है, इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन, तो 17 से कितना हो गया, 18। अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कौन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितना ज़्यादा है, 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, निगेटिव, तो 1 निगेटिव चार्ज डालते हैं। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल के बारे में बात करें, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26। गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। अभी प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन 8। अब आप समझ सकते हैं, ऑक्सीजन लिख दिए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 6, आउटर सेल में अभी है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 8 हो जाएगा। तो प्रोटॉन का थोड़ी ना बढ़ोतरी हुआ है, प्रोटॉन गेन नहीं हुआ है, प्रोटॉन तो 8 ही है, इलेक्ट्रॉन 2 बढ़ गया है, अब इलेक्ट्रॉन हो गया है 10। तो कौन ज़्यादा है, प्रोटॉन ज़्यादा कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, निगेटिव, प्रोटॉन पे कैसा होता है, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन 2 ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव होता है, इसलिए हम 2 निगेटिव चार्ज डालते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन 2 निगेटिव। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मेटल सिर्फ ऑक्सीडेशन शो करते हैं, मेटल का रिडक्शन भी होता है। अगर हम बात करें Fe2+ आयन, अगर हम कहेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन यह गेन करता है तो क्या हो जाएगा जी,
2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यहाँ 2 पॉजिटिव है, मतलब 2 पॉजिटिव कहने का अर्थ ये हुआ कि 2 प्लस ज़्यादा है। अब सवाल है कि सर यहाँ पे प्रोटॉन कितना है, तो प्रोटॉन घटता बढ़ता नहीं है। प्रोटॉन उसकी जो एटॉमिक नंबर होती है, आयरन की एटॉमिक नंबर 26, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, यहाँ पे चार्ज एटम्स है, आयरन पे 2 प्लस चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है जी, तो 2 ज़्यादा है। तो निगेटिव चार्ज से ये ज़्यादा है 2, 26 ज़्यादा है 2, किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन को कितना होना पड़ेगा, 24 होना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अभी लिखते हैं सिर्फ F ही लिखते हैं। प्रोटॉन में कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया तो प्रोटॉन 26 इलेक्ट्रॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है तो आप समझ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन का जब आप गेन करिएगा तो पहले आपके पास 24 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 26। अब यहाँ से आप देख सकते हैं जितना पॉजिटिव चार्ज उतना है निगेटिव चार्ज, मतलब एटम क्या है, न्यूट्रल है, मतलब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों ही इक्वल हैं। हम यहाँ से कह सकते हैं गेन हुआ है कितना इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो ये सारे के सारे गेन का कॉन्सेप्ट जहां भी आएगा, ये भी रिडक्शन, यहां भी रिडक्शन, यहां भी रिडक्शन, जी रिडक्शन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, यहां आप समझ सकते हैं ये रिडॉक्स जो है इसको अगर हम 2 पार्ट में तोड़ के लिखते हैं, इसको तोड़ देते हैं तो एक साइड RED लिखाएगा और दूसरे साइड OX लिखाएगा। RED हमें स्टैंड्स करता है किसके बारे में, रिडक्शन के बारे में, जी रिडक्शन। और OX हमें बतलाता है ऑक्सीडेशन के बारे में। मतलब ये हुआ कि रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा होता है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन उसको हम कहते हैं जहां रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही साथ साथ होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जहां ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वहां रिडक्शन भी होता है, जहां रिडक्शन हो रहा होता है वहां ऑक्सीडेशन भी होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर कोई एलिमेंट लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो ऑब्वियसली है कि कोई गेन कर रहा होगा तभी तो इसका लॉस होगा। हम बोलेंगे हम 2 रुपया किसी को दिए हैं तो वह लेगा तभी तो हम डोनेट करेंगे। तो जहां ऑक्सीडेशन वहां रिडक्शन भी होता है, ये दोनों हमेशा साथ साथ होता है। तो रिडॉक्स और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन, हाइड्रोजन का रिमूवल, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल, हाइड्रोजन का एडिशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। हम कह सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही साथ साथ होती हैं, उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन वैसा रिएक्शन है जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हमेशा साथ साथ होती हैं। इसको आप लोग पहले पढ़ चुके हो जी। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में।
ये जो चैप्टर है उसका नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, आपको पहले बताया गया है। इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके केमिस्ट्री के बारे में कुछ सीखेंगे। नाम से ही पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी जहाँ केमिस्ट्री में आएगा उसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो हम आपको पहले ही बोल चुके हैं कि यहाँ हम अभी बेसिक टर्म्स कुछ पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा कुछ और बेसिक टर्म्स को सीखने वाले हैं। एक पॉइंट आता है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स जिसको हम लोग कहते हैं वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? वैसा कोई भी कंपाउंड जो मोल्टेन स्टेट में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास होने देता है। जी, जैसा कि हम जानते हैं प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है तो वह इलेक्ट्रोलाइट नहीं कहलाएगा, उसे हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। वैसा कंपाउंड जिसके जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन या फिर मोल्टेन स्टेट द्रवित अवस्था में जिसमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, जैसे कौन है? नमक एक आयोनिक कंपाउंड है। हालांकि नमक जब सॉलिड स्टेट में होता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। जब हम नमक को मोल्टेन स्टेट में लाते हैं तो उसमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। तो हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट लिखिए, वैसे यौगिक जो द्रवित अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत का सुचालक कंडक्टर जिसको हम लोग कहते हैं होता है, उसे वैद्युत अपघट्य कहा जाता है। इसका इंग्लिश भी हम लिख देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट is a chemical compound that conducts electricity in molten state and their aqueous solution। जी, वैसा कोई भी
कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन या फिर उसका मोल्टेन स्टेट, इसमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके, लिख लीजिए। KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं KNO3 को, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा ETC। अगला जो पॉइंट है वैद्युत अनअपघट्य, जिसको हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानते हैं जी। नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? कुछ नहीं यहाँ पे है, वहां पे सुचालक लिखे थे, यहाँ पे क्या लिखना है? कुचालक लिखना है, तो सेम टू सेम लिखना है। वैसे यौगिक जो द्रवित अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत का कुचालक, कुचालक मतलब समझते हैं ना, इंसुलेटर जिसको कहते हैं, होता है, उसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट या फिर वैद्युत अनअपघट्य कहते हैं जी। आप लोग इंग्लिश में लिख लीजिएगा, कुछ नहीं है, सेम टू सेम डेफिनेशन है, सिर्फ जहां पे हम लोग लिखाए हैं कंडक्ट करता है ना, यहाँ पे लिख देना है डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ डू नॉट कंडक्ट कर देना है। यहाँ पे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लिखाया गया है, यहाँ पे लिख देना है डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट एंड देयर एक्वस सॉल्यूशन। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अगर शुगर का सॉल्यूशन लेते हैं या फिर मोल्टेन स्टेट लेते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। यूरिया, इथेनॉल, इथेनॉल अल्कोहल है, इसके बारे में आप लोग क्लास 12th में चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, उसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। इसी का कॉमन नाम इथाइल अल्कोहल है। तो इथेनॉल में आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। एनोड किसे कहते हैं, कैथोड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस किसे कहते हैं, फिर सेल के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल किसको कहते हैं, वोल्टाइक सेल किसको कहते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।